वन कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 13 मार्च और 13 मार्च साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आई विश यू अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्यारे बच्चों। आज इस होली के अवसर पे आप सीईटी का जो बैच है वो ले सकते हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा वैसे भी हैवी डिस्काउंट पे ये बैच है। जिस तरीके का कंटेंट मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ ये आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिलने वाला है। और के साथ साथ अगर आज और कल, स्पेशली आज 13 तारीख है और कल 14 तारीख है, ये 2 दिनों तक आप बैच लेते हैं तो आपको और भी हैवी डिस्काउंट मिलेगा। केवल 555 का मिलेगा। ये स्टार IQ कोड आपको लगाना है। और अगर आप लोगों को एप्लीकेशन पे देखना है तो एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप वेबसाइट पे भी लॉगिन हो सकते हैं www.stariqeducation.com। stariqeducation.com ये पूरी वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके भी लॉगिन कर सकते हैं। iOS पे अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो iOS पे सुनील बिश्नोई के नाम से एप्लीकेशन है। ये क्लासेस आपको लाइव होने के बाद में, क्लास तो लाइव रहेगी लेकिन अगर आपको रिकॉर्डेड देखनी है तो बाद में आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और 17 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें मैं आप लोगों को पूरा जो कंप्लीट आपका पीडीएफ वाला सेक्शन है वो आपको मैं कल ही अपडेट कर देने वाला हूँ। अगर आपको पीडीएफ पहले चाहिए होगी तो पीडीएफ इन द सेंस कि करंट अफेयर वाले पीडीएफ है, नेशनल वाले हैं आपके पिछले पूरे साल के, यानी कि 2024 के पूरे साल के, और बाकी टॉप 400 क्वेश्चन 2024 के हरियाणा के, वो सब पीडीएफ्स मैं आपके 17 तारीख से पहले ही इसमें अपडेट कर दूँगा। क्लासेस है वो पहले स्टार्ट हो जाएगी। टाइम टेबल आपको मैं टेलीग्राम पे अपना शेयर कर दूंगा। स्टार IQ एजुकेशन आप टेलीग्राम चैनल है वो ज़रूर ज्वाइन करे रखिएगा। ये मैं वादा करता हूँ, आपने जो ये पैसे भरने हैं, चाहे ये पैसे भरो और चाहे बाद में ये भरो, आपकी सलाह की बात है, पर इसमें आपका ये पूरा पाई वसूल होगा आपका, ये पक्की बात है। हरियाणा जीके की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो बुक से भी पढ़ सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे आपको ये किताब मिल जाएगी, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में रैंक इंडिया का क्या है? 4th रैंक है। और एक मैंने आपसे पूछा कि एशिया के अंदर जो है ना सबसे पावरफुल कंट्री कौन सा है, तो एशिया में सबसे पावरफुल कंट्री इंडिया है, ठीक है ना। इंडिया सबसे पावरफुल है एशिया में। ग्लोबली देखा जाए तो ग्लोबली अमेरिका आता है, सबसे टॉप आता है, ठीक है ना। और 2 नंबर पे चाइना, फिर हमारे भारत का नंबर आता है 3रा नंबर। लेकिन एशिया में सबसे पावरफुल कंट्री अपना भारत ही है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यानी कि हमारे भारत की राष्ट्रपति किस यूनिवर्सिटी के 72वें वार्षिक दीक्षांत समारोह, ये दीक्षांत समारोह क्या होते हैं सर? एनुअल फंक्शन जो होते हैं, एनुअल सेरेमनी होती है, इसके अंदर क्या होता है, बच्चों को डिग्रियां बांटी जाती है। तो इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कहाँ पे पधारी थी, मतलब कहाँ पे आई थी ये? तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़। हरियाणा पंजाब की राजधानी है यहीं पे ही। और यहाँ पे जो है ना मनु भाकर को भी जो है ना सम्मानित किया गया था। के साथ साथ ये 72 नंबर का कॉन्वोकेशन था आपका, जिसके अंदर द्रौपदी मुर्मू जी आई थी मुख्य अतिथि के रूप में। और समारोह का आयोजन किया गया था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर। और ये जो हुआ था इसके अंदर डिग्रियां और गोल्ड मेडल दिए गए थे बच्चों को। द्रौपदी मुर्मू जी ने एजुकेशन और के साथ साथ जो है ना, एजुकेशन के साथ साथ जो है इनोवेशन, नवाचार मतलब इनोवेशन होता है, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पे जोर दिया संबोधन के अंदर। इस कार्यक्रम में इस यूनिवर्सिटी के कुलपति, प्रोफेसर, छात्र गणमान्य विभाग थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल थे, और के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री शामिल थे, और राज्यपाल भी थे हरियाणा के इसके अंदर शामिल थे। और शिक्षा में योगदान में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी की उपलब्धि और अनुसंधान कार्यों की सराहना भी की है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1882 के अंदर। लाहौर था तब उस टाइम पे, अब पाकिस्तान में हो गया है ये तो, और विभाजन के बाद इसे चंडीगढ़ में फिर से स्थापित किया गया। ये केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अंदर ये यूनिवर्सिटी है। रैंकिंग के हिसाब से बात की जाए तो भारत के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में इसको भी जाना जाता है। एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन के लिए इसका नाम जाना जाता है। 550 से ज़्यादा एकड़ में इसका कंप्लीट फैला हुआ कैंपस है। इसमें 15 से ज़्यादा जो है ना वो फैसिलिटीज़ है, मतलब यहाँ पे फैसिलिटी इन द सेंस कि अलग अलग ब्रांचेज है। 78 शैक्षणिक डिपार्टमेंट है यहाँ पे UG, PG, PhD ऐसे कोर्सेज उपलब्ध है। और यहाँ से बहुत सारे फेमस पर्सन जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी रहे थे, अब तो खैर दुनिया में नहीं रहे, किरण बेदी पूर्व IPS अधिकारी, कपिल सिब्बल एक राजनेता है और के साथ साथ जो है ना एडवोकेसी का भी काम करते हैं। तो ये बहुत सारे पर्सन है वो यहीं से ही बढ़ के गए हैं।
3 दिवसीय चैत्र चौदस का मेला 27 से 29 मार्च 2025 तक हरियाणा में किस स्थान पे आयोजित होगा? ये आयोजित होगा सरस्वती तीर्थ पेहोवा के अंदर। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। 27 से 29 मार्च तक होगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पेहोवा में सरस्वती तीर्थ है, यहाँ पे होगा। सरस्वती तीर्थ हिंदू धर्म में पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है। यहाँ पे लोग पितरों की शांति के लिए, मोक्ष के तर्पण मतलब कह सकते हैं पितरों के मोक्ष के यही आते हैं। ये हर साल जो है ना चैत्र चौदस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पे सरस्वती नदी का स्नान, पितृ तर्पण और श्राद्ध अनुष्ठान, भजन कीर्तन, धार्मिक प्रवचन, अखाड़े और साधु संतों का प्रवास भी होता है। हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी भी होती है। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं। और इसके साथ साथ जो है ना ये मेला हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और दिल्ली से यहाँ पे ज़्यादातर लोग आते हैं। इसके अलावा जो है ना यहाँ पे बुनियादी ढांचे की बात की जाए तो लोक स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिया गया है कि पर्याप्त जल आपूर्ति को सुनिश्चित करें, आगंतुकों के लिए अस्थायी शौचालय स्थापित करें। सिंचाई विभाग सरस्वती तीर्थ स्थित तालाब से पानी निकालकर उसे ताज़ा पानी जो है ना भरा जाए ताकि लोग वहाँ पे स्नान करें तो उनको कोई प्रकार की दिक्कत ना आए। और यहाँ पे जो है ना अलग अलग पुलिस चौकियाँ भी स्थापित की जाएगी। काफ़ी बड़े लेवल का मेला है, इस करके सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो। डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ रैंकिंग, जिसको आप लोग कहा करते हो डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ रैंकिंग में DUR है, उसमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी कि UHBVN है, इसको कौन सा स्थान मिला है? तो UHBVN को स्थान मिला है, इसके अंदर पहला स्थान मिला है, ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। DUR रैंकिंग है क्या? ये देखो बिजली वितरण कंपनी यानी कि जो डिस्कॉम कंपनियां होती है ना, इनका बेस्ट तरीके से इनका प्रदर्शन उपभोक्ता संतुष्टि, राजस्व वसूली और आपूर्ति की गुणवत्ता के आधार पर दी जाती है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ये डिस्कॉम कंपनियां क्या होती है। ये आपने बड़े बड़े खंबे से देखे होंगे ना, रावण जैसे लोहे के ऐसे बड़े बड़े तार वाले खंबे से। तो देखो बिजली बनाने वाली कंपनियां अलग होती है, वो जनरेशन कंपनियां होती है, लेकिन ये दो कंपनियां हरियाणा में जो डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो बड़े बड़े तार वाले खंबे होते हैं, वो डिस्कॉम कंपनियों के ही होते हैं। और वही कंपनियां डिस्ट्रीब्यूट करती है, वितरण करती है, हमारे तक बिजली को एक्चुअली पहुंचाती है। ये हरियाणा में दो है, एक तो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम है, ये नॉर्थ हरियाणा की आती है। एक है साउथ हरियाणा की आती है जिसका नाम है DHBVN यानी कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर? इसका हेडक्वार्टर हिसार में पड़ता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर? इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में पड़ता है। हालांकि इसका ऑपरेशन सेंटर हरियाणा में कहाँ पे है? इसका ऑपरेशन सेंटर रोहतक में है। और इसका ऑपरेशन सेंटर कहाँ पे है? तो इसका ऑपरेशन सेंटर जो है ना वो दिल्ली के अंदर पड़ता है आपका, ठीक है ना, दिल्ली में। सच्ची मुझे एक चीज़ याद आई, कल की क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था तो नगर निगम मुझसे 11 के अलावा कुछ और बोला गया था क्या? पता नहीं, बच्चों ने 2 बार कमेंट कर रखा था, 2-3 बार कि सर 11 है 11 है। नगर निगम 11 ही है, सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। हो सकता है बाय मिस्टेक, देखो कई बार 1-2 क्वेश्चन हो जाता है गलती में, तो मैं पहले से ही माफ़ी मांग रहा हूँ। इट मे भी हो सकता है, कई बार ध्यान नहीं रहता या बाय मिस्टेक कोई कंटेंट आगे पीछे हो जाए तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नगर निगम कन्फर्म 11 है, 11वां मानेसर है, ठीक है। खैर, तो क्या कह रहा था मैं आपको? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बारे में बता रहा था आप लोगों को। यहाँ पे तो डिस्कॉम कंपनियाँ हैं, उनको जो बेस्ट प्रदर्शन करती है, उपभोक्ताओं की संतुष्टि, ये भी बहुत मायने रखता है। मतलब हमारे पास प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है क्या, कोई प्रकार का इशू नहीं हो रहा है क्या हमें, तो इन सभी बिजली के बिल भी मायने रखते हैं एक्चुअली। तो इन और इसके साथ साथ जो है ना राजस्व वसूली, कितना टोटल जो है ना इन्होंने टैक्स कलेक्शन किया है, उसके आधार पे ये रैंक दी जाती है। इसमें देखो UHBVN हरियाणा में 2 ही है, तो पहला स्थान इसको मिल गया, दूसरा स्थान इसको मिल गया, सिंपल सी बात है। अच्छा, कारण क्या है सर? बेहतर बिजली आपूर्ति और कम कटौती और स्मार्ट मीटर, ये आजकल चर्चा में ज़्यादा ही है। डिजिटल बिलिंग, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे बिजली का बिल आपका आता है, आप ऑनलाइन ही बिल की भुगतान कर दो। राजस्व संग्रहण, ठीक है ना, सरकार के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करना। लाइन लॉस का मतलब पता है क्या होता है? लोग जब कुंडी लगाते हैं ना, मतलब बिजली चोरी करते हैं, तब लाइन लॉस होता है। लाइन लॉस तो अपने आप ही होगा क्योंकि सरकार ने जितनी जनरेट करके दी है उतनी खपत हो रही है, तो उसका बिजली का बिल आना चाहिए। उतना खपत ज़्यादा हो रहा है, बिजली का बिल कम आ रहा है, तो इससे लाइन लॉस हो रहा होता है एक्चुअली। तो इससे भी बेसिकली जो है ना हमारा जो ट्रांसपेरेंसी है उसमें नुकसान होता है। तो लाइन लॉस या बिजली की हानि में कमी और पारदर्शिता प्रणाली के लिए भी ये अवार्ड दिया जाता है। सरकार और निगम की प्रतिक्रिया। हरियाणा सरकार और बिजली विभाग ने इस उपलब्धि पर कहा है कि ये जो लोग हैं वो बहुत अच्छे तरीके से लाइन लॉस को कम करने में हेल्प कर रहे हैं।
और भविष्य की योजना है, हरियाणा में 100% स्मार्ट मीटरिंग को लागू किया जाएगा, बिजली कटौती को और कम किया जाएगा और ऑनलाइन सेवाएं हैं उनको और बढ़ाया जाएगा हरियाणा में। हरियाणा में ई ऑफिस सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कई सारे एग्जाम में, स्पेशली जो बच्चा एचसीएस की तैयारी कर रहा है ना, उसके लिए बहुत अच्छा है। इस उन्हीं बच्चों के लिए मैंने थोड़ी सी इसमें डिटेल भी ऐड ऑन की है आपको, क्योंकि मैंने ना इसी पे ही इसका ठीक आंसर आपको बताता हूँ मैं, एनआईसी है, और इसी एनआईसी के ऊपर मैंने मेंस पेपर के अंदर क्वेश्चन देखे हैं लिखने के लिए पर्टिकुलरली, तो थोड़ा ध्यान रखना है इसके बारे में आप लोग। तो एनआईसी क्या है सर? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के नाम से जानते हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर होता है एनआईसी। पहले तो हम बात करते हैं कि ये है क्या सर। देखो, हरियाणा में ई ऑफिस सॉफ्टवेयर है, ये एक डिजिटल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है जो सरकारी कार्यालयों में पेपरलेस वर्क को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आजकल हर काम जो है ना ऑनलाइन ही होने लग गया। इस सॉफ्टवेयर को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी ने बनाया है। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में कागजी दस्तावेज को कम करना, फाइलों के डिजिटल रिकॉर्ड रखना, और इसके साथ साथ जो है ना जितने भी फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं, ऑनलाइन लिए जा सकते हैं और ऑन द स्पॉट लिए जा सकते हैं। तो ई ऑफिस प्रणाली लागू की है ताकि कार्य और अच्छी एफिशिएंसी से और ट्रांसपेरेंसी से हो सके। फाइल ट्रैकिंग सिस्टम भी आ जाएगा इसमें, ऑनलाइन अप्रूवल सिस्टम भी आ जाएगा, और के साथ साथ जो है ना ट्रांसपेरेंसी और जो भ्रष्टाचार करप्शन इंडेक्स है उसमें सुधार आएगा इससे। एनआईसी का फुल फॉर्म तो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के नाम से जानते हैं उसको। इसको ये मैटी डिपार्टमेंट के अंडर आता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, उसके अंडर काम आता है, जो भारत के अंदर सरकारी संगठनों को डिजिटल सेवाएं, ई गवर्नेंस, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ देने में काम करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी सर? 1976 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे सर? न्यू दिल्ली के अंदर है, और इसके बनाने वाला डिपार्टमेंट भी कौन है? मैटी डिपार्टमेंट है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है सर? ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। ऐसे ऐसे लिखना है आपको पेपर में, सेम आपको जैसे लिखना है उसी तरीके से आपके आगे मैं लिख के पब्लिश कर रहा हूँ। इसके अलावा आईटी सेवाओं को प्रदान करना है इसके अंदर, जैसे सॉफ्टवेयर है, डेटा सेंटर है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, आपका नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटीज़ है, ये सब कुछ सेवाएं दी जाएगी। डिजिटल इंडिया मिशन का समर्थन है, भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को मजबूत बनाना है। सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना है, सरकारी विभाग के लिए सुरक्षित और कुशल आईटी समाधान जो है ना ये विकसित करना इसका काम है। इसके काम मतलब ई ऑफिस है। ई ऑफिस का मतलब तो तुम समझ गए, जितने भी ऑफिस है उनमें पेपरलेस हो, डिजिटल काम होगा, कोई कागज़ का काम ना हो। ई कोर्ट्स है, जो हमारे न्यायालय है, यानी कि हमारे जो बेसिकली कोर्ट्स है उन सभी के अंदर डिजिटल तरीके से ही आईटी समाधान हो। डिजिटल पेमेंट गेटवे है, ऑनलाइन आजकल आप लोग पेमेंट वैसे भी करते ही हो। ई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है सारा का सारा डिजिटल फॉर्म में रखा जाए। ई डिस्ट्रिक्ट्स है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सारी सुविधाएं हैं वो आपकी डिजिटलीकरण हो, क्योंकि डिजिटलीकरण अगर होगा ना डिस्ट्रिक्ट पे तो पंचायतें जो है ना, पंचायतों के अंदर भी डिजिटलाइजेशन आ जाएगा। फिर ई वे बिल प्रणाली है, जीएसटी या लॉजिस्टिक ट्रैकिंग सुविधा है, जैसे आप लोग ऑनलाइन अपना लॉजिस्टिक से कुछ सामान मंगवाते हो तो ऑनलाइन ट्रैक कर लेते हो, तो वो भी आपका इसका इसी के अंडर ही आता है आपका वो। पर्यावरण की निगरानी है, कौन कितना प्रदूषण कर रहा है, तो उस लेवल को भी हम लोग देख पाएंगे। एनआईसी की बात करते हैं तो एनआईसी की कुछ अचीवमेंट भी है, लाइक नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क है, पूरे भारत में सरकारी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाना। भारत का पहला राष्ट्रीय डेटा सेंटर, नेशनल डेटा सेंटर स्थापित इसने ही किया था। कोविन प्लेटफॉर्म, भारत में कोविड-19 टीकाकरण के लिए डेवलप बनाया था, एक आईटी समाधान था, ऑनलाइन तरीके से लोग बुकिंग करते थे और उसके बाद में उसी स्लॉट में जाके जो है ना कोवैक्सीन लगवा रहे होते थे, या कोविड की वैक्सीन लगवा रहे थे, कोवैक्सीन लगवाए चाहे कोविशील्ड लगवाए। जैम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, सरकारी खरीद के लिए ई मार्केट पहले सही है। उमंग मतलब है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू जनरेशन न्यू गवर्नेंस, ये अलग अलग सरकारी सेवाओं के लिए जो ना एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बनाया। एनआईसी के 3 डेटा सेंटर हैं मेनली, एक है न्यू दिल्ली, एक हैदराबाद, एक पुणे, बाकी कई राज्य डिस्ट्रिक्ट में छोटे छोटे मिनी सेंटर और है इसके, लेकिन मेन 3 डेटा सेंटर है इसके, न्यू दिल्ली, हैदराबाद और पुणे के अंदर। एनआईसी ने डिजिटल इंडिया अभियान को गति दी है, सरकारी सेवाओं और ऑनलाइन को पारदर्शी बनाया है, साइबर सिक्योरिटी को मजबूत किया है और सभी सरकारी विभाग को आईटी सुविधाएं प्रदान की है इसने। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है और आपके लिए बैच है संपूर्ण, फिर से कह रहा हूँ आप इस बैच को ले सकते हैं। इसमें आप कंप्यूटर भी पढ़ेंगे, जीके भी पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे और हरियाणा जीके तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है,
चलिए इसी के साथ ये सेशन तो समाप्त होता है और आपके लिए क्वेश्चन जो है ना वो मैं छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पे। आप लोग मुझे इसका ठीक जवाब ज़रूर देना। अभी ना G20 समिट हुआ था रिसेंटली, G20 समिट। तो अभी G20 समिट कहाँ पे हुआ था ये बताना मुझे आप लोग, 2024 का कहाँ पे हुआ था और 2025 का आने वाला G20 समिट जो है ना वो कहाँ पे होगा। और ये इंडिया में अभी हाल ही में हुआ था, कौन से साल में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये भी बताना मुझे आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच। राधे राधे।